नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज का हमारा विषय है बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक ऐसी दुनिया जो मतलब मिनटों में बड़े मुनाफे का वादा करती नजर आती है, पर क्या ये सच में ऐसा है? हम स्टीफन बेंजामिन की एक छोटी सी किताब है विनिंग बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, करीब 25 पेज की, उसकी पड़ताल करेंगे। क्या इसमें कोई जादुई नुस्खा है या ये सिर्फ आकर्षक दावे हैं? बिल्कुल। और हमारे पास इस किताब की समीक्षा तो है ही, साथ में जिसने समीक्षा की है उसने किताब के इशारों पर एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश भी की। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि इन दावों में कितना दम है और नए ट्रेडर्स के लिए इसमें क्या वाकई कुछ काम का है या नहीं। हाँ, क्योंकि बाइनरी ऑप्शंस की सबसे बड़ी अपील शायद यही है, सब कुछ कितना कितना सीधा लगता है ना? बस ये अंदाजा लगाना है कि भाव ऊपर जाएगा या नीचे, सही तो तय मुनाफा, गलत तो तय नुकसान। सुनने में बहुत आसान लगता है और शायद इसीलिए ये इतना लुभावना भी है। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है और शायद सबसे बड़ा खतरा भी। ये जो सरलता है ना, ये अक्सर उन जोखिमों पर, उन बारीकियों पर पर्दा डाल देती है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। निश्चित रिटर्न का ख्याल किसे अच्छा नहीं लगता, पर ट्रेडिंग असल में इतनी सीधी होती नहीं है। तो चलिए किताब की समीक्षा के हिसाब से चलते हैं। पहला सवाल जो किताब उठाती है कि भाई बाइनरी ऑप्शंस ही क्यों? लेखक समझाते हैं कि कैसे एक निश्चित भुगतान मिलता है अगर आपकी छोटी अवधि की भविष्यवाणी सही हो जी। और उनका मानना है कि अगर आपके पास सही एज हो, एक बढ़त हो, तो लगातार पैसा कमाया जा सकता है। ये एज से क्या मतलब है? एज का मतलब है कोई ऐसी खासियत आपकी रणनीति में या आपके तरीके में जिससे लंबे समय में आपके जीतने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाए हारने से। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सही है। किसी भी ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको एक एज चाहिए ही, पर उसे ढूंढना और सबसे जरूरी उसे लगातार बनाए रखना, वही तो असली चुनौती है। भी यथार्थवादी रखनी चाहिए। ठीक है, तो एज चाहिए। फिर किताब आगे बढ़ती है और लेखक दावा करते हैं एक प्रमुख रणनीति का। वो कहते हैं कि उनके पास एक भरोसेमंद तरीका है जिससे लगातार जीत मिल सकती है और अगर अनुशासित रखा जाए तो 90-95% तक विन रेट। हाँ, यहीं पर ये आंकड़ा तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? देखिए, यहीं पर हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा। 90-95% जीत दर का दावा किसी भी ट्रेडिंग रणनीति के लिए और खासकर बाइनरी ऑप्शंस में ये बहुत बहुत ज्यादा है। ये लगभग असंभव लगता है। कोई भी रणनीति हर समय हर बाजार में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। हो सकता है उनकी बताई रणनीति किसी खास तरह के बाजार में, जैसे जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, हाँ, कीमतें एक दिशा में जा रही हूं, तब शायद कुछ समय के लिए अच्छा काम करे। लेकिन जैसे ही बाजार की चाल बदलेगी या वो साइडवेज हो जाएगा, जिसे चॉपी कहते हैं, तो ऐसी रणनीति बुरी तरह फेल हो सकती है। तो मतलब ये 90% वाला दावा ये मार्केटिंग ज्यादा है, ऐसा समझे? काफी हद तक हाँ। इसे बहुत सावधानी से लेना चाहिए। किसी भी रणनीति पर, खासकर जिसके बारे में इतने बड़े दावे हों, असली पैसा लगाने से पहले उसे डेमो अकाउंट पर, मतलब नकली पैसों से, डेमो पर अच्छी तरह परखना बहुत जरूरी है। कम से कम 50-100 ट्रेड करके देखें कि क्या नतीजा आता है। आंकड़े खुद बता देंगे दावे में कितना दम है। ये तो बहुत जरूरी सलाह है, डेमो टेस्टिंग। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे शायद किताब का सबसे मजबूत पहलू कहा गया है, मनी मैनेजमेंट, धन प्रबंधन। जी। लेखक कहते हैं कि रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सिर्फ आधा खेल है, बाकी आधा है पैसे को संभालना। इसके बिना सब बेकार। ये कितनी सही है? ये बात 100% सही है और शायद इस किताब का सबसे बड़ा सबक भी यही है। और ये सिर्फ बाइनरी ऑप्शंस पर नहीं, किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर लागू होता है। अच्छा, आपकी रणनीति का विन रेट अगर सिर्फ मान लीजिए 55-60% भी हो, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है, तो भी आप लंबे समय में मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ध्यान सिर्फ विन रेट बढ़ाने से हटकर इस बात पर आ जाता है कि आप हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का कितना छोटा हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं और आप अपने नुकसान को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो क्या सिद्धांत है इसके? समीक्षा में कुछ बताया गया? हाँ, कुछ बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला, हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का एक बहुत छोटा हिस्सा, जैसे 1 या 2%, ज्यादा से ज्यादा 5% ही जोखिम में डालें। 1-2%, ओके। दूसरा, अगर कोई ट्रेड गलत हो जाए तो अगले ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाकर उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, वो कभी ना करें। बदला लेना। हाँ। तीसरा, अगर लगातार कुछ ट्रेड हार जाएं, जैसे 3 या 4, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें, रुकें,
सोचें, विश्लेषण करें। ओके, स्टॉप लॉस की तरह। बिल्कुल। और चौथा, मुनाफे को धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से बड़ा रिस्क लेकर नहीं। मतलब अपनी पूंजी को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वाह, ये तो वाकई किसी भी ट्रेडर के लिए एकदम नींव की तरह है। रणनीति बाद में, पहले पूंजी बचाओ। अच्छा, अब चौथे मुद्दे पर आते हैं। इसे अमल में कैसे लाया जाए? किताब के हिसाब से नियम और धन प्रबंधन पता हो तो उन्हें रूटीन में ढालना है। समीक्षा में जो रणनीति दोबारा बनाने की कोशिश हुई, उसके हिसाब से क्या कदम होंगे? देखिए, जो पुनर्निर्मित रणनीति है उसके अनुसार आपको पहले अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना होगा, जैसे MT4 या ट्रेडिंग व्यू, जहां चार्ट्स और इंडिकेटर्स देख सकें। फिर टाइम फ्रेम चुनना होगा, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट। फिर एसेट, मतलब किस चीज पर ट्रेड करना है, जैसे EUR USD या कोई स्टॉक इंडेक्स। और फिर एक्सपायरी टाइम, जो आमतौर पर आपके चार्ट टाइम फ्रेम के बराबर होता है। और इसमें कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने का अंदाजा लगाया गया है, मतलब किताब के हिसाब से? किताब के सरल एज के विचार को देखते हुए समीक्षा में जो सबसे संभावित कॉम्बिनेशन सुझाया गया है वो है मूविंग एवरेज और RSI। मूविंग एवरेज और RSI, ये क्या करते हैं, आसान शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, देखिए, मूविंग एवरेज, खासकर EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको औसत भाव की दिशा बताते हैं। एक लाइन होती है चार्ट पर जो दिखाती है कि पिछले कुछ समय में भाव औसतन किधर जा रहा है, ऊपर, नीचे या साइड में। अच्छा, ट्रेंड बताता है? हाँ, ट्रेंड पहचानने में मदद मिलती है। रणनीति में 2 EMA का सुझाव है, एक छोटी अवधि का जैसे 50 पीरियड और एक लंबी अवधि का जैसे 200 पीरियड। ओके, और RSI? RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मोमेंटम या गति नापता है, बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से खरीदी या बेची जा रही है। ये 0 से 100 के बीच घूमता है। आमतौर पर अगर ये 70 से ऊपर जाए तो मानते हैं कि भाव ओवरबॉट है, जरूरत से ज्यादा खरीद लिया गया है, शायद नीचे आ सकता है। और अगर 30 से नीचे जाए तो ओवरसोल्ड, जरूरत से ज्यादा बिक गया है, शायद ऊपर जा सकता है। अच्छा, तो EMA ट्रेंड बताता है और RSI मोमेंटम या ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति। तो इन दोनों को मिला के ट्रेड कैसे लिया जाएगा? एंट्री कैसे होगी? पुनर्निर्मित रणनीति के अनुसार कॉल ऑप्शन यानी भाव ऊपर जाने का ट्रेड लेने के लिए पहला, कीमत लंबी अवधि वाले EMA जैसे 200 EMA से ऊपर होनी चाहिए। ये एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है। ठीक है। दूसरा, RSI नीचे गिरकर 30-40 के स्तर के पास आना चाहिए। ये दिखाता है कि अप ट्रेंड में एक छोटी सी गिरावट, एक पुल बैक आया है और भाव अस्थायी रूप से ओवरसोल्ड हुआ है। और तीसरा, जब कीमत वापस ऊपर मुड़ने का संकेत दे, जैसे कोई हरी बुलिश कैंडल बने, तब कॉल ऑप्शन खरीदें। समझ गया। और पुट ऑप्शन, मतलब भाव नीचे जाने के ट्रेड के लिए? उसके लिए इसका ठीक उल्टा। पहला, कीमत 200 EMA से नीचे होनी चाहिए, यानी डाउन ट्रेंड। राइट। दूसरा, RSI ऊपर चढ़कर 60-70 के स्तर के पास आना चाहिए, मतलब अस्थायी ओवरबॉट स्थिति या पुल बैक। ओके। और तीसरा, जब कीमत नीचे मुड़ने का संकेत दे, जैसे कोई लाल बेरिश कैंडल बने, तब पुट ऑप्शन खरीदें। तो इसका लॉजिक ये हुआ कि आप मुख्य ट्रेंड की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एंट्री तब ले रहे हैं जब भाव थोड़ा सा थमता है या विपरीत दिशा में हल्का सा सुधरता है, पुल बैक पर। बिल्कुल, ये ट्रेंड के साथ पुल बैक पर खरीदें बेचें का एक क्लासिक तरीका है। मतलब बाय द डिप इन अप ट्रेंड, सेल द रैली इन डाउन ट्रेंड। ये कई तरह की ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है। सुनने में तो ये तर्कसंगत लगता है, काफी लॉजिकल है। लेकिन समीक्षा में ये भी बताया गया कि किताब में उदाहरणों की कमी है, चार्ट्स वगैरह नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी कमी है। किताब में विजुअल उदाहरण जैसे चार्ट्स या स्क्रीनशॉट्स नहीं है जो दिखाते कि ये नियम असल में कैसे दिखते हैं। इससे नए ट्रेडर्स के लिए इन विचारों को समझना और लागू करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ नियम पढ़ लेना काफी नहीं है। अभ्यास और अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, मतलब ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। आपको देखना होगा कि ये नियम आपके चुने हुए एसेट और टाइम फ्रेम पर काम करते हैं या नहीं। और रिकॉर्ड रखने की बात आई है तो धन प्रबंधन के नियम इस खास रणनीति के साथ कैसे जुड़ेंगे? वही पहले वाले नियम वही रहेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए। हर ट्रेड पर जोखिम 1 से 2%, अधिकतम 5%। लगातार 3 हार के बाद ब्रेक लें।
रोज का एक मुनाफा या नुकसान का लक्ष्य तय करें, जैसे 2% मुनाफा या 4% नुकसान, और उस पर पहुंचते ही ट्रेडिंग बंद कर दें। अनुशासन यहां भी सबसे जरूरी है। अनुशासन। किताब में कुछ आम गलतियों और मनोवैज्ञानिक जालों का भी जिक्र है क्या? हाँ, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक कुछ आम आदतों के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, मतलब हर छोटे मोटे सिग्नल पर कूद पड़ना बिना पूरी पुष्टि के। हाँ, ये तो होता है। फिर भावनात्मक ट्रेडिंग, यानी डर या लालच में आकर अपने बनाए नियम तोड़ देना, खासकर नुकसान के बाद बदला लेने की भावना से, या बड़े मुनाफे के बाद अति आत्मविश्वास में आकर। हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग या यूफोरिया ट्रेडिंग। बिल्कुल। फिर धन प्रबंधन को नजरअंदाज करना, यानी जोखिम ज्यादा लेना या नुकसान होने पर रुकना नहीं। और आखिर में किसी भी अनजान ऑनलाइन गुरु या सिग्नल सर्विस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। ये तो लगभग हर ट्रेडर के अनुभव की बातें लगती हैं। बिल्कुल। ज्यादातर पैसा सिस्टम की खराबी से नहीं डूबता, बल्कि इन मनोवैज्ञानिक गलतियों और अनुशासन की कमी से डूबता है। अच्छा। आपकी रणनीति औसत दर्जे की हो सकती है, लेकिन अगर आपका अनुशासन और जोखिम प्रबंधन मजबूत है तो आप शायद बच जाएं। लेकिन बेहतरीन रणनीति भी आपको नहीं बचा सकती अगर आप भावनाओं में बह जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आखिर ट्रेडिंग में सफलता के लिए दिमागी मजबूती कितनी जरूरी है, शायद रणनीति से भी ज्यादा। तो यहाँ से ये सबक मिलता है कि अनुशासन ही असली एज या बढ़त है। अब किताब के निष्कर्ष पर आते हैं। लेखक का आखिरी संदेश क्या है? लेखक का निचोड़ यही है कि सफलता एक ठोस तरीके यानी स्ट्रैटेजी और सख्त अनुशासन के मेल से मिलती है। वो फिर से नियमों और जोखिम प्रबंधन पर टिके रहने पर जोर देते हैं। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही सरल नहीं लगता? बस स्ट्रैटेजी और अनुशासन। प्रेरित करने के लिहाज से शायद ठीक है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा अति सरलीकरण है। वास्तविक ट्रेडिंग सिर्फ एक रणनीति और अनुशासन का खेल नहीं है। बाजार लगातार बदलते हैं। सही बात। आपको अपनी रणनीति को वक्त के साथ ढालना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, लगातार उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, और सबसे मुश्किल काम अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखना होता है। इसलिए इस किताब को एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए, ट्रेडिंग की पूरी गाइड बुक नहीं मानना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस किताब की ताकत क्या रही? सरल भाषा में है, नए लोगों को ध्यान में रखकर लिखी लगती है, धन प्रबंधन के महत्व को सही ढंग से उजागर करती है और जुए की मानसिकता के बजाय अनुशासन पर जोर देती है। बिल्कुल। और कमजोरियां, सबसे बड़ी कमजोरी वो 90-95% जीत दर का अविश्वसनीय दावा। हाँ, वो तो है। चार्ट्स जैसे व्यवहारिक उदाहरणों की कमी, सिर्फ एक ही रणनीति पर फोकस जो हर बाजार में काम नहीं कर सकती, और ये सब मिलकर एक नए ट्रेडर में झूठा आत्मविश्वास पैदा कर सकता है जो खतरनाक है। अब उस अहम मुद्दे पर आते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था, पे आउट रेशियो। ये कैसे पूरी तस्वीर बदल देता है? ये क्या चीज है? हाँ, ये समझना बेहद जरूरी है, खासकर बाइनरी ऑप्शंस में। जब आप कोई ट्रेड जीतते हैं तो ब्रोकर आपको आपकी लगाई हुई रकम का 100% मुनाफा नहीं देता। अच्छा। वो अपना कमीशन काटकर आमतौर पर 75% से 85% के बीच का भुगतान यानी पे आउट करता है। मान लीजिए पे आउट 80% है। इसका मतलब है अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो जीतने पर आपको 80 रुपए मिलेंगे। सिर्फ 80? हाँ, लेकिन हारने पर आपके पूरे 100 रुपए जाएंगे। ओहो, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 50% ट्रेड जीतकर आप मुनाफे में नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर आप 10 ट्रेड करते हैं 100 रुपए प्रति ट्रेड पर, 5 जीते, 5 80 = 400 रुपए मिले, और 5 हारे, 500 रुपए गए। तो 100 रुपए का नुकसान हो गया। एग्जैक्टली, आप 100 रुपए के नुकसान में हैं। सिर्फ बराबर रहने के लिए, मतलब ब्रेक इवन करने के लिए, आपको 80% पे आउट पर लगभग 56% ट्रेड जीतने होंगे। 56%? हाँ, और अगर पे आउट और कम है, मान लीजिए 75% है, तो ब्रेक इवन के लिए जरूरी जीत दर और भी बढ़ जाएगी, शायद 57-58% के करीब। अरे बाप रे, ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। अब वो 90-95% का दावा तो बिल्कुल मजाक लगता है, क्योंकि असल चुनौती तो पहले 55-60% जीत दर हासिल करना ही है। एकदम सही, और यही वो हकीकत है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 55-60% की जीत दर भी लगातार हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए अच्छी रणनीति,
अनुशासन और निरंतर सीखने की जरूरत होती है। 90% तो वो लगभग असंभव है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि बाइनरी ऑप्शंस कितने ज्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं, खासकर अगर आप इन बारीकियों को, इस पे आउट वाली गणित को नहीं समझते। तो आज की इस पूरी पड़ताल का, इस गहरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? हमने देखा कि बाइनरी ऑप्शंस अपनी कथित सरलता के कारण आकर्षक लगते हैं, पर उनमें जोखिम भी बहुत हैं। स्टीफन बेंजामिन की किताब कुछ बुनियादी बातें, खासकर धन प्रबंधन और अनुशासन के बारे में सही कहती है, लेकिन जीत दर के बड़े दावे भ्रामक हैं। जी। जो पुनर्निर्मित रणनीति हमने डिस्कस की, ईएमए और आरएसआई वाली, वो एक संभावित शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन उसे भी आंख बंद करके अपनाने के बजाय पूरी तरह परखना और लगातार सुधारना होगा। और सबसे बढ़कर पे आउट रेशो की सच्चाई को समझना होगा। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए, ये देखते हुए कि इस तरह की ट्रेडिंग में अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण इतना ज्यादा मायने रखता है और जोखिम भी इतने ज्यादा हैं, खासकर उस पे आउट रेशियो के कारण। तो कौन से व्यक्तिगत गुण या स्वभाव किसी व्यक्ति को इस खास तरह की ट्रेडिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त या कम उपयुक्त बना सकते हैं, भले ही उनके पास एक ठीक ठाक रणनीति क्यों ना हो? दिलचस्प सवाल है। या ये सोचें कि बाजार की बदलती परिस्थितियों में एक ट्रेडर इस जैसी सरल रणनीति को समय के साथ कैसे विकसित या अनुकूलित कर सकता है ताकि वो प्रासंगिक बनी रहे। सोचने के लिए वाकई अहम सवाल है ये, व्यक्तित्व का रोल और रणनीति का विकास। और इसी के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।